Hello all, welcome to Success Journey. Happy New Year 2022 to all of you. In the previous part, we have discussed 50 questions of UPPSC lecturer civil engineering. Now in this part, we will be discussing from question number 51 to question number 125. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। ये पेपर 1 का सॉल्यूशन है, इसके बाद मैं डालने वाला हूँ पेपर 2 का सॉल्यूशन। तो पहले पेपर 1 को आज हम कंप्लीट कर लेते हैं, कल मैं पेपर 2 का सॉल्यूशन अपलोड करूंगा। तो चलिए देखते हैं 51 क्वेश्चन को। रैंकाइन गॉर्डन फार्मूला विच कवर ऑल द केसेस ऑफ स्ट्रट। हम स्ट्रट के केस में जानते हैं कि जो पहला होता है वो होता है इलर्स फार्मूला, एंड इलर्स फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ओनली लॉन्ग कॉलम। तो रैंकाइन ने क्या किया, रैंकाइन गॉर्डन ने एक ऐसा फार्मूला बनाया जो दोनों के लिए एप्लीकेबल था। तो पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर, ये है किसका फार्मूला, इलर्स फार्मूला। तो रैंकाइन गॉर्डन फार्मूला कौन सा है, ये फार्मूला एफ सी ए डिवाइड बाई 1 प्लस ए या फिर अल्फा इंटू एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। और अल्फा क्या बोलता है, रैंकाइन कांस्टेंट। अल्फा इज हियर रैंकाइन कांस्टेंट विच इज इक्वल टू सिग्मा सी डिवाइड बाई पाई स्क्वायर ई, right? So this is Rankine constant A or alpha here. So this is the right answer. So this is direct formula. We need not to consider anything else. Next is the strength of a timber is maximum. ये बहुत ही common question है. Parallel to the grains. Strength timber का हमेशा maximum किस में होता है, parallel to the grains में. The specific gravity of most stone lies between 2.5 to 3. ये भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी एंड वेरी कॉमन क्वेश्चन। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको याद ही करना है, इसमें कुछ ऐसा कंसेप्ट है नहीं। इन डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स द डिजाइन विंड स्पीड इज 45 मीटर पर सेकेंड। डिजाइन विंड स्पीड गिवन है और बेसिक विंड प्रेशर कितना है वो कह रहा है फाइंड करो। तो डिजाइन विंड प्रेशर की वैल्यू हम जानते हैं, कैसे निकालते हैं, पी जेड is equal to as per IS 875 part 3 2015 0.6 VZ स्क्वायर। VZ का यहाँ पे बेसिक विंड डिजाइन विंड स्पीड, तो 45 यहाँ पे गिवन है, तो 45 का स्क्वायर टाइम्स 0.6, सो दिस विल बी नियर 1215, सो 1215 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो किलो न्यूटन में जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 1.215 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो सी हो जाएगा इसका आंसर 1.215 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं, द साइड फेस रेनफोर्समेंट इन द डीप बीम शैल नॉट बी लेस देन। नाउ इसके लिए IS 456 डायरेक्ट एक क्लॉज मेंशन करता है, क्या, 26.5.1.3 नंबर क्लॉज IS 456 का क्या कहता है, when the depth of the beam is more than 750 mm, अगर depth of beam that means depth of wave of a beam is greater than 750 mm, उस केस में हमें वेव में भी स्टील को प्रोवाइड करना है। और वो स्टील कितना होना चाहिए, shall not be less than 0.1% of the wave area of wave area। तो 0.1% बोलता है, तो 1% को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.001 इंटू वेव एरिया। तो परसेंटेज को यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ सैचुरेटेड यूनिट वेट टू ड्राई यूनिट वेट ऑफ अ सॉइल इज 125। तो गामा सेट अपॉन गामा डी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला हम जानते हैं कि गामा सैचुरेटेड किसके बराबर होता है, तो G प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, और गामा डी G इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई, ये फॉर्मूला होता है गामा डी का। ये दोनों कैंसल आउट और इसका रेशियो गिवन है 1.25। यहाँ पे जो G बच गया, G की वैल्यू हमें रखनी है 2.65, तो हमें E की वैल्यू मिलेगी यहाँ से डायरेक्टली, एंड दिस विल बिकम 0.662 के आसपास आता है, तो 0.663 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स कैन बी यूज्ड एज अ रफ गाइड टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ फेलियर। तो टाइप ऑफ फेलियर ऑफ सॉइल कैसे हम फाइंड करते हैं, टाइप ऑफ फेलियर ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ फेलियर ऑफ सॉइल 5 पे डिपेंड करता है, कैसे 5। सो एनी टाइप ऑफ फेलियर इन सॉइल इज प्राइमरली गवर्न्ड बाय 5 एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन।
फाई की वैल्यू अगर 26 डिग्री से ज़्यादा होती है तो जनरल शियर फेलियर, 26 से 19 डिग्री तक अगर है तो लोकल शियर फेलियर, 19 से भी कम है तो पंचिंग शियर फेलियर। तो शियर फेलियर या फिर फेलियर ऑफ सॉइल इज प्राइमरली गवर्न्ड बाय द फाई, द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। म्यूलर-ब्रेसलॉ प्रिंसिपल इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज यूज्ड फॉर, हम सभी जानते हैं कि म्यूलर-ब्रेसलॉ प्रिंसिपल किस लिए काम में आता है, इन्फ्लुएंस लाइन को ड्रॉ करने के लिए, किसी भी फोर्स फंक्शन के लिए, दैट मीन्स फॉर एनी रिएक्शन, फॉर एनी शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, तीनों के लिए काम में आता है, और स्टैटिकली डिटर्मिनेट के लिए भी और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट के लिए भी। इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है घुमा के, कभी पूछते हैं किसके लिए काम में आता है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट के लिए या इनडिटर्मिनेट के लिए, तो फॉर बोथ। कभी ये भी पूछते हैं कि म्यूलर-ब्रेसलॉ प्रिंसिपल किसके लिए यूज होता है, तो टू ड्रॉ द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर एनी स्ट्रेस फंक्शन। नेक्स्ट है डिफेक्ट्स सच एज ब्लिस्टर एंड क्रैक इन बिटुमिन मे कॉज्ड बाय द नेचुरल एजेंसीज सच एज। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, वाटर, एयर और लाइट। इंडिविजुअली ये कोई खास इफेक्ट नहीं कर पाते हैं, बट ये तीनों साथ में मिलके काफी सीवियर इफेक्ट करते हैं बिटुमिन पे। और ब्लिस्टरिंग क्या होता है कि एक ऊपर का लेयर ऐसे स्वेल हो जाता है, जिसके अंदर यहाँ पे एयर भरा होता है, और ये बिटुमिन का अपर लेयर ऐसे स्वेलिंग की तरह आ जाता है, इसको बोलते हैं ब्लिस्टरिंग। सो द कॉमन टू ऑल, तो ये तीनों की वजह से होता है ये ब्लिस्टरिंग या फिर क्रैकिंग का इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कैंटिलीवर बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन is subjected to concentrated load W at its free end। कैंटिलीवर बीम है और पॉइंट लोड है इसके फ्री एंड पे। इफ द विड्थ ऑफ द बीम इज डबल्ड, विड्थ को डबल कर दिया गया है, द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड एज कंपेयर टू अर्लियर केस विल बी। तो डिफ्लेक्शन पे क्या प्रभाव करेगा अगर विड्थ को हम डबल कर दें। तो देखिए अगर इसकी फॉर्मूले की बात करें WL3/3 यही होता है, और यहाँ पे सिर्फ अगर हम विड्थ को चेंज कर रहे हैं तो दैट मीन्स वी आर ओनली कंसिडरिंग आई हियर। और रेक्टेंगुलर बीम है जैसे कि यहाँ पे गिवन है, तो BD3/12, तो B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, दैट मीन्स डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/B। और अगर हम डेप्थ के टर्म में बात करें तो D³ के, तो अगर हम B की बात कर रहे हैं तो B को अगर हम डबल कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन हाफ हो जाएगा, तो ये हाफ हो जाएगा। यहीं पे अगर D होता कि D को अगर डबल कर दिया जाए तो 8 टाइम्स रिड्यूस हो जाता, क्योंकि D के क्यूब टाइम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों का फर्क आप याद रखें, सिंपली फॉर्मूले पे ही सब कुछ क्लियर है। अगर B डबल कर दिया जा रहा है तो हाफ हो रहा है, अगर यहीं पे बीम सब कुछ सेम होता है, अगर यहाँ पे विड्थ की जगह यहाँ पे सिर्फ डेप्थ हो जाता तो 8 टाइम्स हो जाता, 8 टाइम्स, ठीक है, ओके। इन एयर कंडीशनल बिल्डिंग ग्लास रिकमेंडेड, तो एयर कंडीशन बिल्डिंग के लिए ग्लास वुल यूज किया जाता है, जिसके अंदर इसकी क्या खास प्रॉपर्टी होती है, ये थर्मल इंसुलेशन भी होता है, हीट इंसुलेटेड भी होता है, इसके अंदर एयर फील्ड होते हैं, एयर बबल्स होते हैं, जिसकी वजह से इंसुलेशन का वर्क करता है। तो एयर कंडीशनिंग बिल्डिंग में जनरली हम ग्लास वुल टाइप का ग्लास यूज करते हैं। द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इनग्रेडिएंट इन सीमेंट, ये सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा परसेंटेज 63% या 65% के आसपास होता है लाइम। सेकंड परसेंटेज होता है सिलिका, थर्ड परसेंटेज होता है एल्यूमिना, एंड देन आयरन ऑक्साइड। तो द हाईएस्ट परसेंटेज इज लाइम, ए इज द राइट आंसर। वेव क्रिपलिंग इन बीम, वेरी कॉमन क्वेश्चन ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड। जहाँ पे भी कंसंट्रेटेड लोड होता है वहाँ पे वेव क्रिपल हो जाता है, दैट मीन्स एंड पोर्शन में हमेशा ऐसे क्रिपलिंग देखने को हमें मिलता है, बॉटम पोर्शन में। द प्रोसेस ऑफ कॉम्पेक्शन इन सॉइल इन्वॉल्व्स, कॉम्पेक्शन क्या करता है, एक्सपल्सन ऑफ एयर ओनली, तो पोर एयर। एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर किस में होता है, कंसोलिडेशन में, कंसोलिडेशन में एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर, और एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर किस में होता है, कॉम्पेक्शन में। द मिनिमम थिकनेस ऑफ द वॉल वेयर सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड इज यूज, तो सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड के लिए 1.5 चाहिए, और डबल फ्लेमिश बॉन्ड या फिर इंग्लिश बॉन्ड के लिए कौन सा चाहिए, 1 ब्रिक, ठीक है। दिस इज फॉर इंग्लिश एंड डबल फ्लेमिश के लिए। सिंगल फ्लेमिश क्या होता है, सामने से फ्लेमिश और बैक साइड से इंग्लिश बॉन्ड, सॉरी सामने से इंग्लिश बॉन्ड एंड बैक साइड से फ्लेमिश बॉन्ड, डबल फ्लेमिश बॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच्ड करेक्टली विद रिगार्ड्स टू कोर्स एग्रीगेट 10 mm, तो 10 mm एग्रीगेट के लिए में से कौन सा सही है, नहीं है। स्ट्रेंथ के लिए 10% फाइंड, राइट। 10% फाइंड किसको बोलता है, क्रॉसिंग स्ट्रेंथ टेस्ट को, तो ये सही है। इम्पैक्ट टेस्ट टफनेस के लिए करते हैं, राइट। एब्रेशन टेस्ट हम हार्डनेस करते हैं, राइट। पिक्नोमीटर से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी तो टेस्ट करते हैं, बट लेस देन 10 mm साइज के लिए, लेस देन 10 mm साइज के लिए, नॉट फॉर 10 mm।
10 mm या 10 mm से ज़्यादा हो तो उसके लिए हम पिक्नोमीटर यूज़ नहीं करके दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर हियर, राइट। सो डी इज़ द राइट आंसर इन दिस केस, क्योंकि इसमें नॉट पूछा है। हॉरिजॉन्टल वेव स्टिफनर्स आर यूज्ड इन प्लेट गर्डर, ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जामिनेशन में। हम इसको देखते हैं सभी कंडीशंस के लिए। देखिए, अगर डेप्थ टू थिकनेस रेशियो 67 एप्सिलॉन से कम है तो नो स्टिफनर्स, पहला कंडीशन है नो स्टिफनर का 67 एप्सिलॉन पे। अगर 85 to 200 है तो वर्टिकल, इसमें कोई भी स्टिफनर नहीं रहेगा। अगर 85 to 200 है रेशियो तो ओनली वर्टिकल स्टिफनर। अगर 200 to 250 तो वर्टिकल प्लस 1 हॉरिजॉन्टल एट 0.2, दैट मीन्स 1/5 फ्रॉम टॉप। तो वेब की टॉप से, फ्लेंज की टॉप से यहाँ पे 1/5 डिस्टेंस पे ऑफ द डेप्थ, यहाँ पे हम पहला हॉरिजॉन्टल स्टिफनर ऐसे प्रोवाइड करेंगे और वर्टिकल तो प्रोवाइड रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो अगर 200 से लेके 250 तक है तो, और अगर 250 से लेके 345 के बीच में है तो 1 वर्टिकल तो रहने ही वाला है प्लस 2 हॉरिजॉन्टल। एक हॉरिजॉन्टल तो पता लग गया 1/5 ऑफ द डेप्थ, और सेकेंड हॉरिजॉन्टल कहाँ पे लगाते हैं, न्यूट्रल एक्सिस पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कई बार इन सभी से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नो स्टिफनर के लिए कौन सी कंडीशन है कि जब रेशियो 67 एप्सिलॉन से कम हो। ओनली वर्टिकल के लिए क्या कंडीशन है, 85 to 200, 200 to 250, 1 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजॉन्टल, नॉट 1 वर्टिकल, वर्टिकल अप्रोप्रिएट लेंथ पे प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। और हॉरिजॉन्टल सिर्फ एक रहेगा जिसकी लोकेशन कितनी होगी, क्योंकि लोकेशन से भी क्वेश्चन पूछते हैं। लोकेशन की वैल्यू कहाँ पे होगी, 1/5 ऑफ द डेप्थ फ्रॉम टॉप। तो पहला हॉरिजॉन्टल कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, 1/5 पे। और अगर 250 to 345 के बीच में है तो वर्टिकल प्लस 2 हॉरिजॉन्टल, पहला हॉरिजॉन्टल का तो लोकेशन वही रहेगा, सेकेंड हॉरिजॉन्टल एट न्यूट्रल एक्सिस। इस केस में क्या पूछा है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं कि इफ द डेप्थ ऑफ थिकनेस रेशियो इज ग्रेटर देन, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर कब यूज करेंगे, अभी हमने डिस्कस कर लिया। आंसर होगा इसमें 200, द आंसर इज 200। ठीक, चलिए नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर प्लेट टू दैट ऑफ द स्क्वायर प्लेट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर प्लेट क्या होता है, π/64 d⁴ डिवाइड बाई स्क्वायर प्लेट का क्या होगा, BD³ बेटल होता है रेक्टेंगल के लिए, तो यहाँ पे A⁴ डिवाइड बाई 12। इसको अगर हम कट करेंगे तो दिस वैल्यू विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन 1, सॉरी लेस देन 1। सो दिस वैल्यू विल लेस देन 1। इसको सिर्फ कट करना है तो ये वैल्यू जो भी आ रही है, यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, बट यहाँ पे हमें सिर्फ रिलेटिवली देखना है, तो ये लेस देन 1 आएगा। फॉर द बेस फेलियर द डेप्थ फैक्टर, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। बेस फेलियर क्या होता है कि अगर बेस से नीचे की जो सॉइल है वो वीक हो तो उस समय बेस फेलियर होता है। तो DF डेप्थ इज ग्रेटर देन 1। फेस फेलियर कब होता है, जब फेस फेलियर जब लेस देन 1 हो, जब लेस देन 1 हो तो फेस फेलियर। और टो फेलियर कब होगा, जब डेप्थ फैक्टर 1 के बराबर हो। तो ये टो फेलियर के लिए है, ये फेस फेलियर के लिए है, और ये बेस फेलियर के लिए। ठीक है, तो तीनों याद रखिए। नेक्स्ट इज इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस हैज द सेम मैग्नीट्यूड एज ईदर ऑफ द फोर्सेस देन द एंगल बिटवीन। रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, कोई भी दो फोर्स है तो x² प्लस y² प्लस 2xy इंटू कॉस थीटा का अंडर रूट, ये होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला। इसको अगर हम x की जगह सबको कह रहे हैं कि इक्वल है तो x² प्लस x² प्लस 2x इंटू एक्स, 2x² इंटू कॉस थीटा, ये कर देते हैं। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री आएगा आंसर। ठीक है, 120 डिग्री इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट मेथड टू एस्टिमेट। देखिए प्लेन्थ एरिया, कॉस्ट और क्यूब रेट मेथड, ये सब क्या अप्रोक्सीमेट मेथड है। बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स मेथड अगेन अप्रोक्सीमेट मेथड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द मोस्ट एक्यूरेट मेथड इज एनालिसिस ऑफ रेट एस्टिमेट, या फिर डिटेल्ड एस्टिमेट भी इसको बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है डिटेल्ड एस्टिमेट।
So this is the most accurate method. The effective length of fillet weld should not be less than, ये 4 times, and this is as per the clause of IS 800 2007 clause number 10.5.4.1 क्लॉज में दिया हुआ, चाहे वो फिलेट वेल्ड हो चाहे बट वेल्ड हो, दोनों के लिए मिनिमम लेंथ जो है वो 4 टाइम्स वेल्ड साइड से कम नहीं होनी चाहिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, फॉर फिलेट वेल्ड ऑल्सो एंड फॉर बट वेल्ड ऑल्सो. लग एंगल्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन. ठीक है, टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन. दूसरा इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं कि स्प्लाइसेस, कॉलम स्प्लाइसेस आर यूज्ड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कॉलम. वो भी क्वेश्चन काफी कॉमन है कि स्प्लाइसेस, कॉलम स्प्लाइसेस किसके लिए यूज करते हैं, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कॉलम. एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन, सिल्टी के लिए कह रहा है सैंपल है, लिक्विड लिमिट उसकी 40% है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स 28%. तो पहला तो आप ऑप्शन में देखिए, इसमें तो ये दिया हुआ है कि ये सभी क्ले ही है, दैट मीन्स ए लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है, तो हमें इस आईपी की जरूरत तो यहाँ पड़ने वाली है नहीं कि लाइन के ऊपर है या नीचे है, क्योंकि ऑप्शन बोल दिया कि क्ले ही है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब हमें क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ ये किस रेंज में लाई कर रहा है, 20 to 35 या 35 to 50 या फिर ग्रेटर देन 50. तो WL की लिमिट यहाँ पे कितनी है, 40. तो 35 और 50 के बीच में है, तो अगर इसके बीच में लाई करता है तो इसको हम क्या कहते हैं, लो. इसके बीच में इंटरमीडिएट, और इसके आगे हो तो हाई कंप्रेसिबिलिटी, हाईली कंप्रेसिबल क्ले. तो हमारा रेंज किस में है, 35 से ऊपर 40% है, तो ये इसके रेंज में, तो CI इज द राइट आंसर, इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले. ठीक है, तो CI इज द राइट आंसर. When two concurrent force 20 kg and 15 kg act at right angle on a particle, then their resultant, दो इस तरह से एक्ट कर रहा है, एक 20 और एक 15, तो इसका रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है. इसका रिजल्टेंट अगेन हम अगर फाइंड करेंगे तो सेम वही फॉर्मूला, वही सेम ही रहने वाला है, तो √625 अगर करेंगे तो ये आएगा आंसर 25. सेंसिटिविटी ऑफ क्ले कैन बी डिफाइंड एज, सेंसिटिविटी किसको बोलते हैं कि रिमोल्डेड स्टेट में और नॉर्मल स्टेट में जो स्ट्रेंथ का रेशियो में फर्क पड़ता है, स्ट्रेंथ में जो फर्क पड़ जाता है, उन दोनों की रेशियो को बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द क्ले. और जो स्ट्रेंथ का लॉस होता है उसकी रीगेनिंग की प्रॉपर्टी को कहते हैं थाइसोट्रोपी. रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल टू दैट ऑफ सॉइल इन रिमोल्डेड स्टेट. तो दिस इज द रेशियो, और ये लॉस्ट स्ट्रेंथ जो गेन करेगा उसको बोलेंगे थाइसोट्रोपी प्रॉपर्टी इन क्ले. नेक्स्ट इज बोरो सॉइल हैज डेंसिटी दिस, जहां से हमें मिट्टी को डिग करना है वहां पे डेंसिटी सॉइल की कितनी है, 1.76 टन पर मीटर क्यूब. हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ द सॉइल विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एन एम्बैंकमेंट. उस मिट्टी को हमें कहीं पे एम्बैंकमेंट बनाना है जहां पे डेंसिटी हमें कितनी रखनी है, 1.68, और वॉल्यूम कितनी है, 1000. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, जहां से हमें डिग करना है 1.76 इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 जहाँ पे हमें फिल करना है इंटू वॉल्यूम. ये वॉल्यूम हमें गिवन है 100, ये वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, तो ये वॉल्यूम आएगा 94 पॉइंट समथिंग, तो ये आंसर आ जाएगा 95. ठीक है, तो ये क्लियर आंसर है. नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर साइड अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी. स्क्वायर का पूछा है तो BD3/12 होता है, रेक्टेंगल के लिए तो B और D यहाँ पे सेम ही है, तो B⁴. ठीक, नेक्स्ट है नॉर्मल कंसिस्टेंसी. If P is the percentage of water required for normal consistency of cement, percentage of water to be added for determination of initial setting time. तो initial final setting time के लिए water की content कितनी होती है, तो 0.85 times of the water required for standard consistency. और soundness test में कितना रखते हैं, 0.78 times of the standard consistency. ठीक है, ये दोनों वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए. साउंडनेस के लिए 0.78 टाइम्स ऑफ द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, एंड सेटिंग टाइम के लिए 0.85 p. सी नंबर 9 यूज करते हैं. विद द यूजुअल नोटेशन सिंकिंग फंड, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला ही आपको इसमें लिखना है, बी इज द राइट आंसर. अ सिंगुलर इनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम, विड्थ गिवन है, डेप्थ गिवन है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील. फॉर द बीम टू बी अंडर रेनफोर्स्ड, अंडर रेनफोर्स्ड मींस एक्सयू की वैल्यू जो है वो एक्सयू लिमिट से कम हो. द मैक्सिमम नंबर ऑफ 16 mm डाया रेनफोर्सिंग बार दैट कैन बी प्रोवाइडेड. अब कह रहा है कि 16 mm बार का डाया का कितना बार हम प्रोवाइड करें ताकि बीम अंडर रेनफोर्स्ड है. तो सिंपल है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, बाकी इसमें है कुछ भी नहीं. तो फॉर्मूला हम डालते हैं. तो सबसे पहले AST लिमिट देखते हैं कि कितने स्टील की क्वांटिटी पे ये बीम
बैलेंस सेक्शन बन जाएगा। उसके लिए क्या 0.36 इंटू एफ सी के इंटू बी इंटू एक्स यू लिमिट डिवाइड बाई 0.87 एफ वाई। इससे अगर आप सारी वैल्यूज यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद अगर आप फाइंड करते हैं तो क्या मिलता है 1142.64 mm स्क्वायर। एक्चुअल लिमिट की वैल्यू अगेन 4 से 0.42 बाई डी, क्योंकि ग्रेड यहाँ में 500 गिवन। ठीक, तो ये वैल्यू हमें मिल रहा है कि इतना स्टील का अगर एरिया प्रोवाइड कर देंगे तो सेक्शन कैसा हो जाएगा, बैलेंस सेक्शन। तो हमें एरिया इससे कम रखना है, तो अब डिवाइड कर देना है सिंपली कि कितने नंबर ऑफ बार इससे कम एरिया प्रोवाइड कर रहा है, डिवाइड बाई 5/4 इंटू डी स्क्वायर, और डी कितना है 16, ये मिलेगा अबाउट 5.68। तो अगर 5.68 स्टील प्रोवाइड करेंगे तो बैलेंस सेक्शन हो जाएगा, और अगर 5 प्रोवाइड करेंगे तो अंडर एनफोर्स्ड। तो इससे अगर कम रखेंगे तो अंडर, इतना रखेंगे तो बैलेंस, और इससे अगर ज्यादा प्रोवाइड कर देंगे तो ओवर एनफोर्स्ड। तो 5 इज द राइट आंसर, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्क्रीट, ये सभी जानते हैं पैराबोलिक एंड रेक्टेंगुलर। कैसा होता है, ऊपर से स्ट्रेट लाइन एंड देन पैराबोलिक, ऐसा ही स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हम लेते हैं। ये स्टील के लिए है और ये कंक्रीट के लिए। ठीक, और वर्किंग स्ट्रेस मेथड हम कैसे लेते थे, ऐसे। ठीक है, दिस इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड दिस इज लिमिट स्टेट मेथड। सो यही बेसिक डिफरेंस है स्ट्रेस में, बाकी स्ट्रेन का डायग्राम सेम ही रहता है। तो डी हो जाएगा आंसर। 83 क्वेश्चन, अ बार ऑफ 4 सेंटीमीटर डाया, पुल की वैल्यू 40 है, एक्सटेंशन कह रहा है कि इतना हो रहा है, लेंथ में इतना एक्सटेंशन, और डाया में डिक्रीमेंट इतना हो रहा है। तो पॉइजंस रेशियो, पॉइजंस रेशियो हम जानते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। दोनों रेशियो को खाली डिवाइड कर देना है, दैट मीन्स कि लेटरल को पहले कंसीडर करेंगे डायमीटर को, तो डायमीटर के लिए कितना है 0 पॉइंट, जितना भी लेटरल डायमेंशन है डायमीटर में कितना डिक्रीज हो रहा है 0.0018, तो 0.0018 divided by the original diameter which is 4 centimeter divided by the change in length, the change in length is 0.03 divided by original length which is 20 centimeter। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ पे पॉइजंस रेशियो की वैल्यू 0.3 आता है, तो सी इज द राइट आंसर। नाउ कैविटी वॉल इज जनरली प्रोवाइडेड फॉर, कैविटी वॉल का क्या काम है, हीट इंसुलेट करना, साउंड इंसुलेट करना और प्रिवेंशन ऑफ डैम्पनेस भी, क्योंकि दोनों वॉल के बीच में गैप होता है, इसलिए तीनों ही प्रोवाइड करता है। तो 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। एज पर IS 456 2000 द मिनिमम कवर शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द फुटिंग, तो ये आपको डायरेक्टली कोड में मिलेगा 26.4.2.2 में, 26.4.2.2 को नंबर क्लॉज में मिल जाएगा। 50 mm इज द मिनिमम कवर टू बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ फुटिंग, और कॉलम के लिए कितना है 40 mm, तो 50 mm इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इनिशियल लोड टेस्ट एंड रूटीन टेस्ट आर कैरीड आउट ऑन, ये अगेन इनिशियल लोड टेस्ट एंड रूटीन टेस्ट। तो इनिशियल लोड टेस्ट किस पे होना चाहिए, टेस्ट फाइल पे। इनिशियल लोड टेस्ट किस पे किया जाता है, टेस्ट फाइल पे, और रूटीन टेस्ट किस पे किया जाता है, वर्किंग फाइल पे। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ड्यूरिंग सीपेज थ्रू एन अर्दन मास द डायरेक्शन ऑफ सीपेज इज, देखिए ये है इक्विपोटेंशियल लाइन और ये है फ्लो लाइंस, दीज आर द फ्लो लाइंस एंड दीज आर इक्विपोटेंशियल लाइंस। तो फ्लो लाइंस क्या कह रहा है कि सीपेज कैसे ट्रेवल करता है, ऐसे, तो ये किसके परपेंडिकुलर होगा, इक्विपोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर। तो ऑप्शन सी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल लाइन, दैट मीन्स फ्लो लाइन हमेशा ऑर्थोगोनल होते हैं। क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, कई बार ऐसे भी पूछते हैं कि इक्विपोटेंशियल लाइन और फ्लो लाइन के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, दे आर ऑर्थोगोनल, दैट मीन्स एट 90 डिग्री। सो परपेंडिकुलर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कैन बी अप्लाइड टू एन इलास्टिक सिस्टम बाय कंसिडरिंग द वर्चुअल वर्क ऑफ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्सेस। तो रिएक्शन का भी कंसीडर करना है और एक्सटर्नल फोर्सेस का भी कंसीडर करना है। कोलैप्स लोड फॉर द बीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लें, या फिर अगर आप फाइंड करना जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फाइंड भी कर सकते हो, बट मैं आपको ऑलमोस्ट सबके लिए बता देता हूँ। फिक्स बीम है, अगर यही लोड सेंटर पे होता तो ये आंसर होता। अगर लोड अगर सेंटर पे हो फिक्स बीम में पॉइंट लोड तो 8 MP/L होगा। ठीक, अगर
स्लाइटेड है मतलब सेंटर के अलावा किसी पॉइंट पे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है 2 MPL बाई ए बी। इससे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो MP और L तो सेम ही रहने वाले हैं, A और B का खाली आपको यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करना है। यहाँ पे A क्या है L/3, दिस इज A एंड दिस इज B। A और B को यहाँ पे सिर्फ वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 9 MP/L। अगर UDL होता इसी में पूरा तो आंसर आता 16 MP। ठीक है, तो आप एसेंट्रिक के लिए ये फॉर्मूला याद मत करें, आपको ये डिपेंड करता है, ये लेंथ पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला ये याद रखना कि लोड अगर एसेंट्रिक है तो 2 MPL/A इंटू बी यहाँ पर रखना है हमेशा। ठीक है, तो A इंटू बी। बाकी के लिए फिक्स है, सेंटर पे होगा तो 8 MP ही आएगा हमेशा, यूडीएल होगा तो हमेशा 16 MP/L ही आएगा। यूडीएल थ्रू आउट द स्पैन, मतलब पूरे में यूडीएल है तो 16 MP। क्लियर, तो 9 MP/L इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज the exit gradient for the seepage of water through the soil medium is given by exit gradient delta H/L, the ratio of the head loss to the height of the seepage। height हो या length हो बात एक ही है। तो D is the answer। which one of the method is not classified as force method। तो दो प्रकार के मेथड होते हैं, फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, कानीज मेथड, दीज आर द डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये डिस्प्लेसमेंट मेथड है। बाकी थ्री मोमेंट थ्योरम, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, कास्टिग्लियानो थ्योरम या फिर जितने भी एनर्जी मेथड है ये सब फोर्स मेथड है। तो दीज आर फोर्स मेथड वेयर एज मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आर डिस्प्लेसमेंट मेथड हियर। और कौन कौन से मेथड डिस्प्लेसमेंट में, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, कानीज मेथड। थ्री हिंज्ड पैराबोलिक आर्च विल हैव नो बेंडिंग मोमेंट इफ इट इज हिंज्ड एट, कहाँ पे, ग्राउंड पे। तो थ्री हिंज पैराबोलिक आर्च का हम जानते हैं कि तीसरा हिंज कहाँ पे होता है, दो हिंज तो दोनों एंड पे और तीसरा हिंज ग्राउंड पे। और ये तीसरा हिंज क्या प्रोवाइड करता है, सिग्मा m इज इक्वल टू 0। तो एट ग्राउंड इज द राइट आंसर। इन पर्ट नेटवर्क 9 एक्टिविटीज ऑन इट्स क्रिटिकल पाथ। कोई पर्ट नेटवर्क में 9 क्रिटिकल एक्टिविटी है क्रिटिकल पाथ पे। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच एक्टिविटी ऑन द क्रिटिकल पाथ इज 3। ईच एक्टिविटी के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 3 है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द क्रिटिकल पाथ, पूरे पाथ का बोल रहा है कितना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, अगर पूरे पाथ का फाइंड करना है तो इट इज द समेशन ऑफ द वेरिएंस, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर, इस तरह से जितने भी एक्टिविटी है सभी का सिग्मा वेरिएंस का। तो सभी के वेरिएंस को यहाँ पे ऐड कर देना है। तो लास्टली क्या आएगा, मतलब 9 टाइम्स 9, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरह से आप 9 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा 9 इंटू 9 और लास्टली आंसर आएगा 9। सो 9 विल बी द राइट आंसर। विच कॉम्बिनेशन इज नॉट कंसिडर्ड इन केस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन। तो डी ऑप्शन क्लियरली देख के आप बता सकते हो, क्योंकि विंड और अर्थक्वेक कभी भी डायरेक्टली दोनों एडिशन में नहीं लिया जाता, इसमें से हमेशा और में होता है EL ऐसे, या तो विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड, ताकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा ना हो। तो डी इज द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर बैलेंस सेक्शन ऑफ अ सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन बाय लिमिट स्टेट मेथड डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता परसेंटेज ऑफ स्टील बैलेंस सेक्शन के केस में। तो बी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कुछ टर्म होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही स्ट्रेंथ होता है FU, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। FU जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, तो यील्ड स्ट्रेंथ विल बी द रॉन्ग आंसर। 96 क्वेश्चन वेन शियर का क्वेश्चन है। वेन शियर के क्वेश्चन में हम जानते हैं कि शियर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू F इज इक्वल टू टॉर्क डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर इंटू H/2 प्लस D/6। सारी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। T की वैल्यू 45 न्यूटन पर मीटर है, D की वैल्यू यहाँ पे गिवन है डायमीटर 7.2 सेंटीमीटर, H की वैल्यू गिवन है 10.8 सेंटीमीटर। इन सबको यहाँ पे इंसर्ट करके सेम यूनिट में जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 41.865। तो आंसर हो जाएगा 42 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द चेंज इन द शियरिंग फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो DF/DX की वैल्यू पूछा है यहाँ पे सिंपली, इट इज द लोडिंग। DF/DX क्या होता है, नेगेटिव टाइम्स लोडिंग, और DM/DX इट इज इक्वल टू शियर फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड शियर फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इज कॉल्ड लोडिंग। तो A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द वर्टिकल साइड ऑफ डोर और विंडो ओपनिंग इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, जैम बोलते हैं, जैम।
बट इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। द स्लो सेटिंग सीमेंट विल हैव हायर परसेंटेज ऑफ, याद रखिए यहाँ पे स्लो सेटिंग सीमेंट है, तो जिप्सम क्या करता है, सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है, कि दैट मीन्स स्टार्टिंग जब होगा सेटिंग, तो जिप्सम का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, जिप्सम इज ओनली टू रिटार्ड द सेटिंग टाइम। अब आते हैं हम लोग ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट क्या करता है, फर्स्ट रिएक्शन को जनरेट करता है। अब स्लो सेटिंग सीमेंट में क्या होगा, C2S ज्यादा होगा और C3S कम होगा, क्योंकि C3S क्या करता है, अर्ली 7 डेज स्ट्रेंथ को शो करता है। C2S ज्यादा रखेंगे तो काफी धीरे धीरे सेट होगा, तो जो, और ये कहाँ पे यूज करते हैं, डैम वगैरह में स्लो सेटिंग सीमेंट, या फिर जहाँ पे काफी टेम्परेचर हो वहाँ पे स्लो सेटिंग सीमेंट। तो C2S विल हैव हायर परसेंटेज पूछा है, तो यहाँ पे आ जाएगा C2S डाइकैल्शियम सिलिकेट। शॉर्ट टर्म मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी 5000 इंटू अंडर रूट FCK, ये डायरेक्टली गिवन है AS 456 में, 5000 इंटू अंडर रूट FCK। और लॉन्ग टर्म कैसे निकालते हैं, शॉर्ट टर्म डिवाइड बाई 1 प्लस क्रीप कोफिशिएंट, इस तरह से निकालते हैं लॉन्ग टर्म। Now next question is consider the following oxides correct sequence in increasing order in the percentage of ordinary। OPC सीमेंट में इनका परसेंटेज बताओ। हमने पहले भी डिस्कस किया कि सबसे ज्यादा लाइम होता है, कैल्शियम ऑक्साइड इज द हाईएस्ट। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा था, सबसे पहले कम की वैल्यू देखनी है, सबसे कम होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो वन फर्स्ट पहले 1 आएगा, सेकेंड फिर 3 आएगा, सेकेंड नंबर पे सिलिका, और तीसरे नंबर पे मतलब सबसे हाईएस्ट जो होता है वो होता है लाइम। 132 इज द राइट आंसर, सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्नर ऑफ द स्लैब इज प्रिवेंटेड बाई, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्नर किसके थ्रू प्रिवेंट होता है, स्लैब टॉर्शन के थ्रू, ठीक है, टॉर्शन के थ्रू कॉर्नर्स को प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है। टॉर्शन रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं, मेसिंग के फॉर्म में, टॉप में भी और बॉटम में भी मेसिंग के फॉर्म में। इन द कॉम्पेक्शन टेस्ट द कॉम्पेक्टिव इफोर्ट इंक्रीज द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। कॉम्पेक्टिव इफोर्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो पहले अगर OMC ये था, अगर कॉम्पेक्टिव इफोर्ट बढ़ाया हमने तो चार्ट ऐसे शिफ्ट हो जाता है। दैट मीन्स जो पहले OMC यहाँ पे था, OMC यहाँ आ जाएगा, दैट मीन्स OMC डिक्रीज होगा और MDD इंक्रीज होगा, MDD इंक्रीज, OMC डिक्रीज। तो पूछा इसमें इफेक्ट किस पे, OMC पे, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे, तो डिक्रीजेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, बाकी का जो क्वेश्चन है वो आने वाली वीडियो में देखेंगे। हमने क्वेश्चन कवर कर लिया है कुल मिला के 103 तक, ठीक है।